गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार निर्मला पुतुल चाहती हैं कि आदिवासी समाज जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहा है या कल कारखानों की स्थापना के कारण उन्हें जो विस्थापन की समस्या से भी गुजरना पड़ रहा है और उनकी जो सभ्यता और संस्कृति जो है धीरे धीरे जो पतन के मार्ग पर चलती जा रही है उससे उसे बचाने की बात करती है। तो पिछली कक्षा में चर्चा के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाना है। पूरी की पूरी बस्ती को नशे की प्रवृत्ति या नशे में जो वो मग्न या लीन होते जा रहे हैं उससे बचाना है। जो झारखंडीपन यानी अपनी सभ्यता और संस्कृति जो झारखंड की है धीरे धीरे जो वो नष्ट होती जा रही है उसको बचाने की बात करती है। फिर धीरे धीरे मनुष्य जो है जिसमें एक जोश, एक उत्साह, एक उमंग की जो भावना थी कैसे धीरे धीरे वो उनमें से लुप्त होती जा रही है या उनकी जो ये अच्छी प्रवृत्तियां कैसे धीरे धीरे उनमें से नष्ट होती जा रही हैं। यहां पर कवित्री उन सब चीजों को बचाने की बात करती है। आगे वो क्या कहती है, भीतर की आग। क्या कह रही है वो कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोधापन, फसलों की लहलहाहट। शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं, भीतर की आग। यानी यह भीतर की आग का अर्थ क्या है, उनका जोश, उनका जज्बा। धनुष की डोरी माने ये जो विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग, जैसे धनुष हुआ, तीर हुआ, कुल्हाड़ी हुआ, इनका प्रयोग आदिवासियों के द्वारा जो किया जाता था या आदिवासी लोगों के द्वारा जो किया जाता था उन सभी संदर्भों के बारे में वो बात करती है कि उसमें जो एक धार होती है, उसमें जो एक नुकीलापन होता है, माने पैनापन जो उसमें एक होता है, उन संदर्भों में यहां पर कवित्री बात कर रही है। जंगल की ताजा हवा, जैसे ही कल कारखानों की स्थापना होती है तो कल कारखानों की स्थापना होने के साथ ही क्या होता है, वहां पर उन कल कारखानों से निकलने वाले जो भी प्रदूषित पदार्थ हैं वो वहां की प्रकृति को, वहां के परिवेश को नष्ट कर देते हैं। तो उन सबको बचाने की बात यहां पर निर्मला पुतुल जी कर रही हैं। आगे क्या कहती हैं वो, पहाड़ों, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोधापन। नदियों की निर्मलता, जैसे ही ये प्रदूषित कल कारखानों से निकलने वाले जल जैसे ही नदियों में मिलते हैं वो क्या करते हैं, नदियों के जल को प्रदूषित कर देते हैं, उसे गंदा कर देते हैं। तो जिससे क्या होती है, नदियों की निर्मलता नष्ट हो जाती है। पहाड़ों का मौन, जहां पहाड़ों पे क्या होता है, एक शांति की स्थापना थी, शांति का वातावरण था, परिवेश था। जैसे ही लोगों का वहां पे कोलाहल होगा, शोरगुल होगा, जब बहुत सारे लोग जब वहां पर एक साथ पहुंचेंगे, कल कारखानों की स्थापना के साथ ही मैंने कहा था पिछले दिनों की कक्षा में कि क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर व्यवसाय से लेकर सभी चीजों का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहां पर एक बस्ती बसना आरंभ हो जाती है। और जैसे ही लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो जो पहाड़ों की जो शांति है वो तो नष्ट होगी ही। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। गीतों की धुन, माने ये समाज जो होता है ना, अपने में मग्न रहने वाला समाज है, हमेशा खुश और प्रसन्न रहने वाला समाज है, कर्मठ समाज है ये। माने विभिन्न उत्सवों में विभिन्न प्रकार के समारोहों का आयोजन करना, गाना, नाचना, बोले धीरे धीरे ये सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर तो वो बुरे लत जो है, बुरी आदतें जो हैं,
स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जो शहरों से आएंगी, वो सबसे वो भी ग्रस्त हो जाएंगे। तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनका जो अपना खुद का जो व्यक्तित्व था, वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। सिर्फ सभ्यता या संस्कृति के नष्ट होने से सिर्फ समाज का पतन नहीं होता, सभी का पतन होता है। समाज में रहने वाले हम सभी मनुष्यों का पतन हो जाता है, और इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं, अवगत हैं। मिट्टी का सोनापन, मैंने मिट्टी के गंध की बात होती है। सोनापन मैंने क्या होता है कि देखिएगा, सामान्यतः कि जब गर्मी के बाद या जब वर्षा होती है तो मिट्टी जब उन जलों को सोखती है तो इसमें से एक माँ की खुशबू आती है। तो जहां पे फसलें लहलहा रही थी चारों तरफ, अब वहां पे क्या हो रहा है? कल कारखाने हैं, मशीनें हैं, गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पूरे प्राकृतिक वातावरण में ही परिवर्तन आ जा रहा है। यानी इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सभ्यता और संस्कृति का के साथ समाज का जो विनाश हो रहा है, तो ये सिर्फ एक पक्ष में नहीं हो रहा है, यहाँ प्राकृतिक विनाश भी देखने को मिल रहा है। हम प्रकृति को भी नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ों की शांति को नष्ट करने का क्या अर्थ है? वनों या जंगलों को काटने का क्या अभिप्राय है? आगे कहते हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, क्या कहते हैं? कहते हैं नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। माने ये जो खुला आसमान के नीचे दूर दूर तक जो जमीन फैली हुई है, यही उनका आंगन है। माने वो पूरा जो क्षेत्र है, वो पूरे क्षेत्र जैसे एक रंगमंच होता है, तो उनके लिए वो रंगमंच है। जैसे ऊपर की पंक्तियों में हम लोगों ने पढ़ा कि ये मस्त रहने वाले लोग हैं, नाचने गाने, खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग रोशनी। आगे क्या कहते हैं? नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। अब ये विशेष किसी समय या क्षण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, या जब भी इच्छा होती है मुस्कुरा लेते हैं, हंस लेते हैं, अपनी खुशियों को एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों की मुस्कुराहट और बड़ों की मुस्कुराहट में क्या अंतर होती है। तो बच्चों की मुस्कुराहट में क्या होती है? कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। वह जब किसी को देखते हैं अपनों को, तो खुले दिल से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन हम क्या होता है, कई बार न चाहते हुए भी किसी को हम पसंद नहीं करते, अचानक उनसे मुलाकात हो गई, आमना सामना हो गया, क्या होता है? हम लोग न चाहते हुए भी हंसते हुए स्माइल करके, कैसे हैं आप? तो ये जो बनावटीपन है, ये जो स्वार्थीपन है, ये इस आदिवासी समाज के लोगों में नहीं था, ये संथाली समाज के लोगों में नहीं था। वहां पे कोई दिखावट नहीं है, कोई बनावटी उनके पास कोई संबंध नहीं है, या उसका कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये शहर की आबो हवा उनको लगेगी, कक्षा 10वीं में भी हम लोग पढ़कर आ रहे थे, जहां कवि ने ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति में एक अंतर दिखाया था। तो देखो कि जहां भी इस तरह की रचनाएं पढ़ते हैं हम लोग, तो हर जगहों पे एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या शहर के लोग आखिर ऐसे क्यों हैं? क्यों वो आत्म केंद्रित हो जाते, क्यों वो अपने बारे में ही सोचते हैं, क्यों उनके अंदर ये स्वार्थ से लेकर ईर्ष्या, द्वेष, ये बनावटीपन या दिखावटीपन की भावना उनमें प्रज्वलित होती जाती है या बढ़ती जाती है? कारण एक है कि शहर के जो लोग हैं ना, व्यस्तताओं से भरा हुआ उनका जीवन है, उनके पास अपने अलावा और किसी के लिए वक्त नहीं है। सभी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। लेकिन क्या है, गांवों में ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, जिन गांवों पर अब शहरों की हवा पड़ गई है, वो गांव भी अब परिवर्तित होते रहे।
जा रहे हैं, उनमें भी वो परिवर्तन आता जा रहा है। तो वही वो कह रही है कि रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और किसी एक कोने में बैठकर अपने दुख को पकड़ कर देते हैं, दुख को व्यक्त कर देते हैं। बच्चों के लिए मैदान शहरों में है, कितने जगहों पे बड़े बड़े शहरों में देख लो खेलने के लिए मैदान मिल जाएंगे बच्चों को। तो जैसे वहां नाचने और गाने के लिए पूरा दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र ही आंगन है, उसी प्रकार ये दूर दूर तक फैला हुआ जो विशाल क्षेत्र जो है वही क्या है, बच्चों का खेलने का मैदान भी है। पशुओं के लिए हरी हरी घास, यानी पशुओं के लिए क्या होता है, उन्हें खोल दिया जाता है तो क्या करते हैं, दिन भर खेतों में चलते रहते हैं, इधर उधर जो भी जगह है जहां घास उगे हुए हैं उन जगहों पर क्या करते हैं, उनको छोड़ देने से वो वहां पे चर उड़ कर फिर शाम को उनको वापस लाया जाता है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, क्या देखो कितनी बड़ी बात की जा रही है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र होती जा रही है या होती जाती है, या जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, कुछ भी कर लो, तब वो क्या करता है कि अपने आप को इन सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त करके, ये यहां नहीं कह रहा कि कर्मों से विमुख होने के लिए, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के काम करने की या किसी भी वस्तु के संदर्भ में भी हम लोग बात कर ले तो एक निर्धारित समय सीमा होती है, उसके बाद उसे आराम की जरूरत होती है। जैसे देखना कि कई दिनों तक अगर ये फैन है या ट्यूबलाइट है या लाइट है जब हम लोग उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं उसके बाद वो खराब हो जाता है, फिर या तो उसको बदलना पड़ता है या उसको फिर हम लोग मरम्मत करवाते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं उसकी। तो उसी प्रकार इंसान की भी तो एक कर्म करने की निश्चित सीमा है। तो उसके बाद जैसे ही वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है या जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे एक शांति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे तो इन कल कारखानों की स्थापना के कारण या शहरों की आबो हवा लग जाने के कारण पहाड़ों की शांति भी नष्ट हो गई है, वहां भी उन्हें अब सुकून नहीं मिलता है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, यहां निर्मला पुतुल जो है उन्हें यह विश्वास है कि अगर हम कोशिश करें, क्या कहती है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। माने जहां चारों तरफ अविश्वास का वातावरण है, वहीं किसी न किसी कोने में, देखो एक चीज तो है कि जब तक हम किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं लेंगे या जब तक हमारे अंदर एक विश्वास की भावना नहीं रहेगी कि नहीं मैं इस काम को कर सकता हूं या हम लोग इस काम को कर सकते हैं या हमारे द्वारा इस काम को किया जा सकता है, तब तक उस काम में हमें सफलता नहीं मिल सकती या हम उस काम को करने के लिए जिस जोश, लगन या उत्साह की जरूरत है उस जोश, लगन या उत्साह के साथ उस काम को नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि सब अविश्वास भरे वातावरण में भी एक विश्वास की किरण उनके भीतर है, थोड़ी सी उम्मीद है उनको, अभी भी सपने उनके बचे हुए हैं थोड़े से। कौन से सपने? कि कैसे पलायन करने से आदिवासी समाज को रोका जा सके, कैसे पहाड़ों की शांति को या ये जो आदिवासी सभ्यता और संस्कृति जो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, या गांवों की आबोहवा जो शहरी आबोहवा के कारण नष्ट होती जा रही है, जो गांवों के लोग भी विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त होते जा रहे हैं, माने गलत कार्यों में लिप्त होते जा रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आज विभिन्न यांत्रिक माध्यमों से हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं।
एक शहर से दूसरे शहर में बैठे रहने के बावजूद भी आसानी से एक दूसरे तक अपने भावनाओं को, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी इस विज्ञान के युग में या तकनीकी युग में असंभव कुछ भी नहीं है जो करने योग्य। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर अब कोई कहे कि चंद्रमा को, तारों को, सबको धरती पर लेकर आ जाएंगे, मैं इन सभी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। जो संभव है मैं उन कार्यों की बात कर रहा हूं। क्या हम नहीं बचा सकते प्रकृति को? आदिवासी समाज को क्या विस्थापन की समस्या से नहीं बचा सकते? या सिर्फ आदिवासी समाज क्यों, पूरे अपने देश को, अपने पूरे समाज को जो गलत प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, क्या उसे हम नहीं रोक सकते? क्या ये संभव नहीं है? युवा वर्ग जो हमारा गुमराह होता जा रहा है, उसे उस गुमराह के मार्ग से, उसे उस पतन के मार्ग से क्या वापस नहीं लाया जा सकता है? सभी कुछ हो सकता है, संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? विश्वास की, उम्मीद की। सपने देखने होंगे हमें कि हमें फिर से समाज को इन बुराइयों से, इन कुरीतियों से बाहर निकालना है, तभी बदलाव संभव है। आओ मिलकर बचाएं। कवित्री कह रही है कि आओ मिलकर, हम लोग सभी लोग मिलकर इसको बचाएं। किसको? प्रकृति को विनाश के मार्ग पर जाने से बचाएं, आदिवासी समाज के लोगों को विस्थापन की समस्या से बचाएं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट होने से बचाएं, उनकी कर्मठता को, उनके भोलापन को, नदियों की निर्मलता को, खेतों की लहलहाहट को, इन सबको आओ मिलकर हम फिर से बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। कभी समय बीता नहीं है, दौर माने आप समय के संदर्भ में है कि अभी भी समय है हमारे पास। अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें तो इसे बचा सकते हैं। और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि इसे कैसे बचाया जा सके। बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, बोले अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। अब भी हम चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा? हमें प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी, सपने देखने होंगे कि अपने समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सकते, प्रकृति को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकते। यह सिर्फ आदिवासी समाज की समस्या नहीं है, सिर्फ उनकी सभ्यता और संस्कृति के विनाश की समस्या नहीं है। ये किसी एक क्षेत्र विशेष, झारखंड या संथाल परगना की प्रकृति की बात नहीं हो रही यहां पर। इसे पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भी इन समस्याओं से ग्रसित हो रहा है। प्रकृति को बचाने का जो मुहिम है, देखो पूरे विश्व भर में चल रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कहीं का भी कोई भी वर्ग, युवा वर्ग हो या प्रौढ़ा वर्ग हो या बच्चे हो, जो भी गलत प्रवृत्तियों में अगर लिप्त होते हैं, तो वो शहरी समाज हो या ग्रामीण समाज हो, दोनों के पतन या विनाश का कारण बनता है। तो दोनों समाज को बचाने की, या यूं कहें कि पूरे देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यहां पे निर्मला पुतुल जी अपनी इस कविता के माध्यम से यही अभिव्यक्त करना चाहती हैं, अपनी इन्हीं भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है। अब कुछ प्रश्न है कि माटी का रंग का प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? अपने वतन के प्रति प्रेम, यानी अपने जिस क्षेत्र विशेष में हम रहते हैं। माटी का रंग का अर्थ क्या होता है? मातृभूमि। यहां पर
जहां पर हम जन्म लिए, पले बड़े, जिन्होंने हमारी परवरिश की, जिससे हम विकसित हुए, हमारा विकास हुआ, जिसकी बदौलत हम आज यहां तक पहुंचे। तो यहां पर माटी का रंग कहने का तात्पर्य है कि अपनी मिट्टी यानी अपनी मातृभूमि की जो सभ्यता और संस्कृति जो है, उसकी जो गुण जो है, उसकी जो अच्छाइयां जो है, उसको बचाने की बात की जा रही है। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है, यानी अपनी सभ्यता को कहने के लिए देखो, हम सभी तो क्या है, भारतीय हैं। हम सबकी देखना अपनी अपनी एक मातृभाषा है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा कहते हैं, क्योंकि ये विश्व के कई देशों में बोली जाती है और इस भाषा का प्रयोग करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अभी नए आंकड़े से मैं पूरी तरह से अवगत नहीं हूं, क्योंकि जहां तक होता है कि चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा के बाद ही हिंदी का स्थान है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिंदी का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि अंग्रेजी बोलने में हम लोग अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अंग्रेजी के माध्यम से हमारी प्रतिष्ठा जो है, मान सम्मान है, जो बहुत बढ़ जाता है। हम अच्छी तरह से अपने आप को दूसरों को सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जिस भाषा से हमारा जो है, हम लोगों का जो है एक गहरा संबंध है, जो हमारी मातृभाषा है, कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। अभी देखना, जो हमारे नई एक जो शिक्षा नीति आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, एनईपी, उसमें देखना कई बार उसी चीजों पे जोर दिया गया है कि अगर बच्चे आरंभ में अगर मातृभाषा में अपना पढ़कर आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। धीरे धीरे इस विषय पर काम भी शुरू हो चुका है। या देखो ना, हम लोग जब जिस राज्य विशेष में रहते हैं, मान लो हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो यहाँ हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बांग्ला का करते हैं। वही उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर चले जाए तो हिंदी का प्रयोग अधिकांशतः देखने को मिलेगा। झारखंड वगैरह में, झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र विशेष है जहाँ पे संथाली, आदिवासी, यही सब जो भाषाएं जो है उनका भी प्रयोग देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की अपनी एक भाषा है, साउथ में चले जाओ, दक्षिण भारत में, तो वहाँ की सबके अपने अपने राज्य की अपनी अपनी एक भाषा है। तो क्या हो रहा, उन भाषाओं का प्रयोग करने से क्यों वहाँ उस क्षेत्र विशेष के लोग घबराएंगे, क्यों हीन भावना से ग्रसित होंगे? तो यहाँ पर भी जो बोला जा रहा है कि भाषा में जो झारखंडीपन से अभिप्राय क्या है कि भाषा में जो उनका, देखो एक चीज तो है कि जो आत्मीयता, जो अपनापन अपनी भाषा में मिलता है, दूसरी भाषा में नहीं मिल सकता। उसी को यहाँ पे बचाने की बात की जा रही है। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया? देखो, संघर्ष करने की क्षमता, देखो हम अच्छे बने रहे, यहां कहीं नहीं कहा जाता है कि कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा, आपका शोषण कर रहा, तो आप उसको सहते रहिए। प्रत्येक चीज की एक निर्धारित सीमा होती है। जब भी कोई चीज सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है तो उसका विरोध आवश्यक है, क्योंकि किसने भी कहा था ना कि न्याय की रक्षा हेतु अगर अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को भी दंड देना पड़े तो हमें दंड देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यही न्याय की मांग है। कोई अगर हमारा शोषण करता है, हमारा दोहन करता है, तो हमको चुपचाप नहीं सहना है उसे, तब तो हम उसको शोषण करने के लिए और छूट दे दे रहे हैं। हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो यहां कोई बोलापन को सिर्फ बचाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ जो जुझारूपन जो है, संघर्ष करने की जो भावना जो है, जो अक्खड़पन जो है, माने किसी बात को लेकर अगर मतभेद है तो जरूरी नहीं है कि हमको उसको मानना ही होगा।
अगर वो बात सही है तो हम मान सकते हैं, अगर वो बात हमें लगे कि ये गलत है, इसे नहीं मानना चाहिए, तो हमें मानने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं अक्कड़पन, मैंने गलत चीजों का पूरे कड़ाई के साथ विरोध करना कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इन चीजों को नहीं मान सकता, चाहे इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा तो मैं संघर्ष करने के लिए भी तैयार हूं, यानी जुझारूपन दिखाना। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? जो आरंभिक पंक्तियों में हम लोगों ने पढ़ा, जो धीरे धीरे वो हड़िया यानी नशे की प्रवृत्ति में लिप्त होती जा रही है, उनका जो कर्मठपन जो है यानी संघर्ष करने की जो क्षमता वो नष्ट होती जा रही है, उनका जो हृदय का जो भोलापन है वो नष्ट होते जा रहा है, वो जो खुश रहते हैं, हमेशा जो प्रसन्न रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, वो नष्ट हो जा रहा है। भाषा के प्रति जो उनमें आत्मीयता, जो अपनापन थी, जो झारखंडीपन था, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, से क्या आश्चर्य है कि अभी भी अगर हम चाह लें तो प्रकृति को विनाश से रोक सकते हैं, आदिवासी समाज के विस्थापन की समस्या से रोक सकते हैं, उन्हें बुरी प्रवृत्तियों में लिप्त होने से रोक सकते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपनी भाषा को बचा सकते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पे इस प्रश्न को पूछा गया है कि अभी भी हम लोगों के पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। तो देखिए, जब भाव सौंदर्य पूछेगा, भावार्थ पूछेगा, व्याख्या करने के लिए कहेगा, तब तो हम लोग वहां उस पूरे पंक्तियों की व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, इसके रचनाकार कौन है, या इसके कवि या इसकी कवित्री कौन है, किस संदर्भ में वो बातें कही गई हैं। उसके बाद उस जो पंक्तियां दी गई हैं उसकी व्याख्या करनी होगी। तो ये भावार्थ से संबंधित, उसके बाद उसकी भाषा संबंधित चीजों को लिखते हैं। लेकिन जब काव्य सौंदर्य पूछता है तो उसमें उसका भाषा को लिखा जाता है। तो जैसे यहां लिखना पड़ेगा, क्या है, ये संथाली भाषा में लिखा गया था, इसका हिंदी में अनुवाद जो है अशोक सिंह ने किया था। देखो, उस दिन मैंने रेखांकित करवाया था आप लोगों को कि संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण जो है अशोक सिंह ने किया था। इसमें क्या है कि प्रकृति के विनाश के साथ साथ आदिवासी समाज के विस्थापन की सभ्यता और संस्कृति जो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, आदिवासी समाज जो है बुरे प्रवृत्तियों में लिप्त होते जा रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से उभारने का प्रयास किया है यहाँ पे निर्मला पुतुल जी ने। तो यानी यहाँ भाषा संबंधी जो विशेषताएं हैं, कई ऐसे जो शब्द आए हैं जैसे झारखंडीपन शब्द जो है, अक्कड़पन, जुझारूपन, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो है काव्य में और रोचकता उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सभी संदर्भ में लिखना है। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? वही बुरे प्रवृत्तियों से, बुरे लतों से। आप अपने शहर या बस्ती को किन चीजों को बचाना चाहेंगे? आसान सी चीजें हैं जो मैंने अभी बताया है पूर्व में कि किसी भी बुरी प्रवृत्तियों से, प्रकृति को नष्ट होने से, सभ्यता और संस्कृति को, हर चीजों को बचाने की कोशिश करेंगे। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। वही बताना है कि आदिवासी समाज किस प्रकार ग्रसित है, किस प्रकार आज भी वो पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के स्तर पे हो या उनके विकास के स्तर पे हो। तो ये सारे प्रश्न हैं जो अभी उत्तर हम लोगों ने जिस पे चर्चा की। तो रोशनी, और तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। रोशनी, कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूं। अगली कक्षा में फिर हम लोग अगले विषय पे चर्चा करेंगे। गद्य से जो पाठ है वो दिलीप सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हम लोग व्याकरण पे फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लो।
ठीक है, तो थैंक यू।